हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका माता कृष्णावंती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हिंदी साहित्य की जो कहानी है रेत की कोख में, इस कहानी के कुछ प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। इस कहानी का अध्ययन हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं इस कहानी की मूल संवेदना के बारे में। इस कहानी में कहानीकार ने राजस्थान का जो जीवन है वो जीवन कितना कठोर है और उसके सामने मनुष्य कितना निर्बल हो जाता है, इसको उकेरने की कोशिश हमारे समक्ष की है। कहानी में कहानीकार ने बड़ी ही कुशलता के साथ राजस्थान के जो जीवन है उसकी भयावहता को उकेरा है। वो इतनी भयावहता इनकी कहानी में हमें दिखाई देती है कि पाठक भय आक्रांत सा दिखाई देता है। कहानीकार के अनुसार ये जो राजस्थान है, जो रेतीले धोरे हैं, उनमें जीवन अत्यंत ही मुश्किल है, पर मुश्किल परिस्थितियों से घिरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पानी की, खाने पीने की, इन सब की अत्यंत ही कमी है। इस कारण मनुष्य को भरपेट खाना पीना नहीं मिल पाता है। वो जो पशु इत्यादि को पालता है वो भी धीरे धीरे इन सब के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी जीविका का जो एकमात्र स्रोत है वो भेड़ पालन इत्यादि ही वहाँ पर बताया गया है, और पानी के अभाव में, खाने के अभाव में वो सब भी इन रेत के धोरों की बलि चढ़ते चले जाते हैं। तो कहानीकार का जो मूल उद्देश्य है वो यह समझाना है, कहानीकार ये समझाना चाहता है कि जो रेत के धोरे हैं उनमें जीवन जो यापन करना अत्यंत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि वहाँ पर रेत में पानी को एकत्रित करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, इन सब चीज़ों में ही जैसे पूरी ज़िंदगी जो है वो निकल जाती है। दो भाइयों का जो जीवन है वो इस कहानी में हमें दिखाया गया है, और इसी रेत की बलि जो है वो उनका जीवन चढ़ता चला जा रहा है। एक भाई है जो गांव में रहता है, लेकिन गांव में शुरू से रहने के बावजूद वो आज भी अपने जीवन में किसी भी उल्लास का समावेश नहीं कर पाया है, क्योंकि उसके जीवन में उल्लास की गुंजाइश ही नहीं है। वो अपने जीवन में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जीविका यापन के लिए जो आवश्यक सामग्री है, केवल उन्हीं की व्यवस्था करने में ही उसका जीवन जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। छोटा भाई भी जब आया था शहर से वापस गांव, तो अत्यंत उल्लसित भाव से आया तो था, लेकिन यहाँ तिल तिल करके मरती जिंदगी देखकर उसके मन में गांव में रहने का जो मोह है वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया था। हालांकि उसका जो शहरी जीवन है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि वहाँ भी हर इंसान जो है दो पल की रोटी खाने के लिए पैसों के पीछे भागता फिर रहा है। जीवन भर इसी के चक्कर में जो पूरी ज़िंदगी है वो समाप्त हो जाती है। छोटे भाई के अनुसार यह भी इतना आसान नहीं है कि शहर में रहना और जीते चले जाना। वह यह सोचता है कि जिंदा सांसों के बीच सिर्फ शरीर के लिए शरीर बनकर जीते चले जाना, एक सार सी जिंदगी, बस यही है शहरी जीवन, क्योंकि वहाँ पर लोगों का एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है। रोज़मर्रा की साधारण जिंदगी जीने के लिए भी मन कल्पित होता रहता है। वही हाल यहाँ पर रेत में बड़े भाई का होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर भर पेट रोटी के लिए भी कितना मुश्किल हो रहा है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कहानी जो है ये दर्शाती है कि चाहे कितनी भी ज़िंदगी में मुश्किलें हों, कितनी भी मुसीबतें हों, परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अंत में जब छोटे भाई को माँ का अस्थि कलश लेकर वहाँ से जाना होता है, तब वो ये महसूस करता है कि माँ ने पूरी ज़िंदगी जो है इसी ज़मीन से जुड़े होने में गुजार दी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे भी इसी ज़िंदगी से, इसी अपनी मातृभूमि से जुड़ाव महसूस करें। इसी कारण वो अंत में बहुत सोच विचार के बाद भी अपनी माँ के अस्थि कलश को लेकर पुष्कर नहीं जा पाया, बल्कि वहीं पर उसने
रेत के बीच ही एक एक टीले के किनारे पर गड्ढा खोदा और वहीं पर अपनी माँ के अस्थि कलश को जो है वो गाड़ दिया। ऐसा उसे तब लगा कि जैसे रेत की पूरी पवित्रता और प्राणता उसमें भर गई हो। ये रेत जो अब तक उसको बड़ी ही निर्दयी मालूम हो रही थी, वो बड़ी पवित्र और प्रेम से भरी हुई उसको महसूस होने लगी, क्योंकि आखिर थी तो उसकी जन्मभूमि ही। तो कहानीकार हमें ये दिखाना चाहता है कि जन्मभूमि से हमेशा ही मनुष्य का जुड़ाव होता है, चाहे वो जन्मभूमि उसके लिए जीवन यापन के लिए कितनी ही मुश्किलें क्यों ना खड़ी करे। लेकिन जो जन्मभूमि होती है, जो मातृभूमि होती है, हमेशा मनुष्य का उससे लगाव बना रहता है। तो ये है हमारी रेत की कोख में कहानी की मूल संवेदना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कहानी की समीक्षा के बारे में। तो कहानी की समीक्षा करने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि ये जो शीर्षक है रेत की कोख में, क्या यह शीर्षक उचित है? आप जानते ही हैं कि पहले भी हम शीर्षक के बारे में बात कर चुके हैं। कोई भी जो शीर्षक है वो कैसा होना चाहिए? जो शीर्षक है वो अत्यंत ही सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए तथा साथ ही साथ कहानी को अपने आप में सम्माहित किया होना चाहिए। तो हम ये जो कहानी पढ़ रहे हैं रेत की कोख में, वो कहाँ की कहानी है? वो रेतीले धोरों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें राजस्थान के जीवन का वर्णन किया गया है। जो डॉक्टर सत्यनारायण हैं, उनका जो शुरू से ही जो इंटरेस्ट रहा है, जो रुचि रही है, वो अभावग्रस्त जनजीवन से खुद को जोड़ने में रही है। उन्होंने हर जगह की भौगोलिक परिस्थितियों को अपनी रचनाओं में दिखाया है और उन स्थितियों में क्या कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं और राजस्थान का जो गरीब आदमी है कैसे उन कष्टों से ग्रसित होता है, ये सब उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। तो ये जो शीर्षक है रेत की कोख में, यह भी राजस्थान के रेतीले धोरों में जीवन यापन करने वाले गरीब आदमी की ज़िंदगी को चित्रित करता है कि किस प्रकार से रेत की जो कोख में यानी कि उसकी गोद में रहता हुआ इंसान ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा है। उस जगह उसे कितने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, कितने अभावों का सामना करना पड़ रहा है, यह सब हमारी इस कहानी में चित्रित किया गया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह शीर्षक बिल्कुल सफल तथा उचित शीर्षक की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कहानी की जो कथा वस्तु के बारे में। कहानी की कथा वस्तु क्या है? कहानी की कथा वस्तु है रेत का जीवन, राजस्थान के जीवन की भयावहता। यहाँ पर दो भाई रहते हैं, एक भाई गांव में रहता है, एक भाई शहर से रहता है। जो शहर का रहने वाला जो भाई है वो बड़े भाई का खत प्राप्त होने के बाद वापस गांव की तरफ लौट रहा है। जो शहर में रहने वाला भाई है उसके लिए ये बड़ी असह्य पीड़ा है कि वो अपनी माँ को, अपने भाई को आवश्यक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, ना उनके कोई उपचार की व्यवस्था कर पा रहा है। गांव में आने के बाद उसने देखा यहाँ पर पल पल मरता हुआ जीवन, किस प्रकार उसका भाई जो कि बचपन में उससे मिलकर सारी परिस्थितियों को बदलने की बात किया करता था, एक भेड़ के मर जाने के बाद कितना व्यथित हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं माँ की मृत्यु की। माँ की मृत्यु के समय छोटा भाई खुद को बड़ा बेबस, बड़ा लाचार महसूस कर रहा था। छोटे भाई को तो परिवेश की जो क्रूरता है वो ही समझ में नहीं आ रही थी। इन सब से वो इतना त्रस्त हो जाता है कि वो गांव में रुकना ही नहीं चाहता। जो बड़ा भाई है वो भी यहाँ पर सुखी तो नहीं है, वो अपने भाई के साथ जाने के लिए बोलता है, लेकिन छोटा भाई उसे ये समझा नहीं पाता कि शहरी जीवन भी कोई इतना आसान नहीं है। वो सीधा बड़े भाई को मना तो नहीं करता है, लेकिन वह माँ की अंतिम संस्कार के बाद बाकी की बिना क्रियाओं को पूरा किए हुए तुरंत ही वहाँ से लौट जाने का आग्रह बड़े भाई को करता है। बड़ा भाई इससे समझ जाता है कि वो मुझे साथ नहीं ले जाना चाहता। उसकी आंखों में करुणा, दया
बेचारगी नज़र आती है, लेकिन छोटा भाई इन सब का सामना नहीं कर पाता है क्योंकि वो भी हालात के हाथों मजबूर है। तब बड़ा भाई परिस्थितियों को समझते हुए छोटे भाई को ये कहता है कि वह धरती से जुड़ा है, तो छोटे भाई को भी अपनी मातृभूमि को विस्मृत नहीं करना है। उसके बाद वो छोटे भाई को अपनी दिवंगत माँ की राख देता है ताकि वो पुष्कर सरोवर में उसे बहा दे। छोटा भाई उस कलश को ले तो लेता है, लेकिन कलश की जो राख है उसको पुष्कर में बहा पाना उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, क्योंकि वो उस राख को, कलश को जो लेकर पुष्कर में नहीं जाना चाहता है। उसे ये महसूस होता है कि ये जो रेगिस्तान की रेत है, इसी से इसकी माँ का जीवन जुड़ा हुआ था। ये हमारी मातृभूमि है, इसको इस तरह से विस्मृत नहीं किया जा सकता, इसको इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। उसकी माँ यहीं जी और अंतिम क्षण जो है उसने इसी रेत में बिताए, और यह सब सोचकर वो अपनी मातृभूमि के प्रति जो एक जुड़ाव, एक लगाव महसूस करता है, और उसी कारण तब वह अपनी माँ की जो अस्थियों को उसी रेत में ही दबा देता है। उसके पश्चात उसे उस रेत में बड़ी ही पवित्रता, बड़ा अलगाव नहीं, लगाव नज़र आता है। वो उस रेत की जो पवित्रता है, उसके जो प्राण है, खुद में भरते हुए महसूस करता है। उसे लगता है कि ये ठंडी, पवित्र और अपनेपन से भरी हुई रेत है जो अपने भीतर वो सम्माहित करते चला जा रहा है। तो इस प्रकार कहानी का जो शुरुआत है वो होती है रेत के थपेड़ों से, कठिनाइयों से, मुसीबतों से, लेकिन इस कहानी का जो अंत है वो बड़ा ही मार्मिक तथा मन को स्पर्श करने वाला, मन स्पर्शी हमें दिखाई देता है। इतनी अच्छी अनुभूति जो है कथाकार के द्वारा बयान की गई है कि इसे शब्दों में बताना बड़ा ही असंभव है। पूरी कहानी में जो एक भयावहता से हमें दिखाई देती है, कहानी के अंत तक आते आते वो भयावहता बड़ी ही पवित्रता में परिवर्तित हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी के उद्देश्य के बारे में। क्या है इस कहानी का उद्देश्य? सर, उस उद्देश्य से पहले हम बात कर लेते हैं इस कहानी का जो वातावरण है। इस कहानी का वातावरण केवल रेतीले धोरों के आसपास घूम रहा है। कहानीकार अपनी कहानी के द्वारा आज उस माहौल में कितनी निर्बलता है, इंसान कितना बेबस हो जाता है, वो जो धोरे हैं उनमें कितनी कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन किया जाता है, इसको कहानीकार ने बड़े ही अच्छे से अपनी कहानियों में उकेरा है। देशकाल या वातावरण का आशय ही वो है कि कहानी जो है किस वातावरण में लिखी गई है, किस माहौल में लिखी गई है, उसको जितने अच्छे तरह से उभारा जाए, कहानी उतनी ही ज़्यादा पाठक के मन को प्रभावित करती है। और इस चीज़ में कहानीकार ये जो डॉक्टर सत्यनारायण जी हैं वो पूरी तरह सफल कहानीकार कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कहानी की भाषा, शैली, उसके भावनाएं। तो कहानी की जो भाषा है वो अत्यंत ही सरल है, स्पष्ट है। कहानी ने जो है हिंदी तथा राजस्थानी मिश्रित हमें जो भाषा इस कहानी की दिखाई देती है, कहानी की भाषा जीवंतता लिए हुए है। ये जो स्वाभाविकता का गुण है वो कहानी में जो पाठक के मन को पूरी तरह से झकझोरने में कामयाब हो गया है। कहानी के अंतर्गत जो मानसिक रूप से जो भावनाएं हैं वो पाठक जो है उनसे जुड़ाव महसूस करता है। ऐसा लगता है कि ये सारा घटनाक्रम जैसे उसके समक्ष ही एक फिल्म की भांति चला जा रहा हो। तो ये जो कहानी की भावनाशीलता है, जो कहानी की भाषा है, इसकी वजह से कहानीकार जो है पाठक को कहानी से जोड़ने में अत्यंत ही सफल हुआ है। कहानी की जो शैली है वो हमें बहुत ही कम संवादात्मक शैली इसमें नज़र आती है। अत्यधिक ये जो मनोविश्लेषणात्मक शैली तथा वर्णनात्मक शैली जो हमें मिलती है। इसमें मन की भावनाओं को, जो मन की जो इच्छाएं हैं उसको बड़े ही अच्छे से स्पष्ट किया गया है। इस कारण से हमें इस कहानी में मनोविश्लेषणात्मक जो शैली है वो मुख्य रूप से दिखाई देती है। मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग बड़े ही अच्छे तरीके से कहानीकार ने किया है कि किस प्रकार से माँ के फूलों की कलसी बगल में दबाए वहाँ से निकलना, उस समय छोटे भाई की मानसिक अवस्था का होना, इसके अलावा जब बड़ा भाई छोटे भाई को अपने साथ ले चलने के लिए ये बोलता है कि अब हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए,
उस समय जो बड़ा छोटा भाई है वो कितनी कातर दृष्टि से उन्हें देख रहा है, किस प्रकार से उसे उसके मन में अलग अलग भावनाएं चल रही हैं शहरी ज़िंदगी के बारे में। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कहानीकार ने हमारे सामने स्पष्ट किया है। इस कहानी में ज़्यादातर पात्र या चरित्र चित्रण करने योग्य कुछ खास नहीं है, क्योंकि सिर्फ दो भाइयों की ज़िंदगी इसमें दिखाई गई है। एक छोटा भाई है जो कि उल्लसित होकर गांव आता है, लेकिन गांव की इतनी जो बेबस ज़िंदगी को देखकर वापस लौट चलने की जो मन में प्रण है वो कर लेता है। लेकिन वो शहरी ज़िंदगी के लिए इतना बेबस है, इतना लाचार है कि अपने भाई को साथ भी ले जाकर नहीं जा सकता है। उसके मन में ये अफसोस है कि वो अपने परिवार को आवश्यक सुविधाएं नहीं दे पाया, ना अपनी माँ के उपचार की व्यवस्था कर पाया, ना अपने बड़े भाई की ज़िंदगी में कोई सहयोग कर पाया। इन्हीं सब जो अपने मन की पीड़ा को लेकर वह वापसी के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन अंत में उसके जो रेत है वो उससे जुड़ाव महसूस करता है। वही रेत बड़ी पवित्र, बड़ी प्यारी उसे लगती है और उसी की स्मृति को लिए हुए वो वहाँ से चला जाता है। जो बड़ा भाई है, बड़े भाई का जो जीवन है वो केवल रेत में घुला हुआ जीवन हमें दिखाया गया है। वो साथ ही साथ वो उस ज़मीन से अत्यंत ही क्या महसूस करता है, जुड़ाव महसूस करता हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा जो वो रेत है, जो रेगिस्तान है, इसके बीच किस प्रकार की निर्बल या किस प्रकार की असहज ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, इसके बारे में हमें कहानी में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कहानी के उद्देश्य के बारे में। कहानी का जो उद्देश्य है, कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि कोई भी जो सबसे पहले तो कहानी ये बताती है कि राजस्थान का जीवन अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्बल है। इसके अंदर जो गरीब आदमी जो यहाँ पर रहते हैं वो कितने बेबस हैं तथा कितनी मुश्किल से वो अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो कहानी का उद्देश्य है राजस्थान के जीवन की भयावहता को हमारे सामने स्पष्ट करना। साथ ही साथ कहानी का उद्देश्य है ये बताना कि मातृभूमि ही होती है, उससे हरेक का जो आंतरिक जुड़ाव है, जो मन से जो इंसान जुड़ाव महसूस करता है वो उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता, चाहे परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार की ना हो। तो ये है हमारी कहानी रेत की कोख में की समीक्षा। इस कहानी के अंतर्गत राजस्थानी जीवन की विडंबनाओं को बड़े ही अच्छे से कहानीकार ने स्पष्ट किया है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।